हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो वन शॉट रिवीजन सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा। और आज हम लेने वाले हैं चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। बेटा इंडियन इकोनॉमी में कई सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, कैसे आंसर लिखना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को पढ़ा जाए। ठीक है, तो बेटा ये सारे प्रॉब्लम्स मैं आपके इस वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। बेटा इंडियन इकोनॉमी को आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना है कि हमारा 19 मार्च का पेपर अच्छा जाना चाहिए। ठीक है, तो 19 मार्च वाला पेपर अच्छा जाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सीबीएसई किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हर चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ वन शॉट रिवीजन सीरीज में। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा 1950 टू 1990 है ना, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में मैंने पूरा चैप्टर कवर किया है और बताया है आपको अलग अलग कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, कई जगह पे किस तरीके से क्या चीज़ें ब्रिटिशर्स ने की। 1950 टू 1990 के बीच में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इंडियन पॉलिसी मेकर्स, जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या चेंजेस किए। ठीक है, तो एक सबसे पहली चीज जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने सोची वो थी 5 ईयर प्लान स्ट्रेटजी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इकोनॉमी को डेवलप किस तरीके से करना है, कि 5 साल का एक प्लान डिसाइड करेंगे। क्या करेंगे? 5 साल का एक प्लान डिसाइड करेंगे और उस प्लान के अकॉर्डिंग अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब उस 5 ईयर प्लान के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, कुछ गोल्स थे कि सरकार ने 5 साल में क्या करने का सोचा है। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान के 4 गोल्स या ऑब्जेक्टिव। पहला मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोथ, है ना बेटा। इसको याद रखने का तरीका क्या है? मैसेज, MESG। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोथ। अब इन चारों ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्योंकि यहां से सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है और यहां से इस साल के सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब एक एक करके सबको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं मॉडर्नाइजेशन। बेटा मॉडर्नाइजेशन का मतलब, मॉडर्नाइजेशन इंप्लाइज 2 थिंग्स। फर्स्ट इज एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कि हमें हमारी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना है। कैसे करना है? कि हमें गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? बाय एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कि नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हुए फाइनल गुड्स को हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है। इसका मतलब एक तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये। दूसरा जो मॉडर्नाइजेशन का उनका मतलब था वो था चेंज इन सोशल आउटलुक, मतलब समाज को देखने का नजरिया। समाज को देखने का नजरिया हमें बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि बेटा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि हम लोग हमारे कई गांव में या रूरल एरियाज में लड़कियों को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। ये जो जेंडर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, उसको चेंज करना है कि नहीं, लड़की है इसके बावजूद उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, उसे पढ़ाना लिखाना है। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि घर के काम में लगाना है। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब 2 चीज़ें, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। इसमें क्या लिखेंगे कि नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, है ना, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, है ना। वी शुड ट्रीट मेल एंड फीमेल इक्वली एंड शुड प्रोवाइड इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू फीमेल एज वेल। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ध्यान से देखो। मॉडर्नाइजेशन डज नॉट ओनली मीन चेंज इन टेक्नोलॉजी बट इट मीन्स बियॉन्ड दैट। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बेटा जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी में चेंज लाना नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ है। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब अभी मैंने बताया कि एक चीज क्या है, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, increase in the final goods, increase in the production of final goods by adoption of new technology, and second चीज क्या है,
चेंज इन सोशल आउटलुक। तो इस चीज को डिस्क्राइब करेंगे कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं है टेक्नोलॉजी के लिए। दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है वो कौन से वाले पॉइंट की है, चेंज इन सोशल आउटलुक, चेंज इन सोशल आउटलुक। बेटा इस पॉइंट के ऊपर फोकस होना चाहिए आप जब इस क्वेश्चन को आंसर करोगे तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्विटी, सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था हमारे पॉलिसी मेकर्स का 5 ईयर प्लान का, वो था इक्विटी। इक्विटी का मतलब कि हमारे देश में अमीर और गरीब इन दोनों के बीच में जो इम्बैलेंस है, जो इनइक्वालिटी है, इसको क्या करना है, कम करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, कम करना है। तो इक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, तो ये जो गैप है ये कम होना चाहिए, द गैप शुड बी रिड्यूस, ठीक है। इक्वालिटी या इक्विटी में और क्या लिखेंगे बेटा कि बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी शुड रीच टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि हमारा देश अगर प्रॉस्पेरस हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उसका फायदा लास्ट सेक्शन तक पहुंचना चाहिए। इट शुड रीच टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब गरीब से गरीब तबके तक उसका फायदा पहुंचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी सिटीजन शुड मीट हिज हर बेसिक नीड्स, ठीक है, कि इस देश के हर नागरिक को मूल सुविधाएं, बेसिक सी नीड्स जो रहती हैं, फूड एंड शेल्टर, वो मिलनी चाहिए। तो इक्वालिटी का मतलब ये 2 पॉइंट, ठीक है। रिच एंड पुअर के बीच में जो इनइक्वालिटी है उसको कम करना था 5 ईयर प्लान का सेकंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नाउ सेल्फ रिलायंस, बेटा थर्ड ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंस, जहां से सैंपल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, इसका मतलब 2 चीजें बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेल्फ रिलायंस से ही आए, ठीक है। तो पहला है टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। बेटा इसको समझो कि फॉरेन पे डिपेंडेंस हमको कम करना है। इसका मतलब क्या कि हमारे भारत में, हमारे इंडिया में जितने गुड्स हमको चाहिए, जो खुद के लिए चाहिए, वो हम लोग खुद प्रोड्यूस करने में कैपेबल हो, ठीक है। हमें अपनी चीजों के लिए किसी और देश पे डिपेंड ना रहना पड़े, ये उनका ऑब्जेक्टिव था। तो सबसे पहली चीज सेल्फ रिलायंस में क्या, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। सेकंड चीज टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। इसका मतलब क्या कि बेटा पॉलिसी मेकर्स ने ये सोचा कि हमारे देश की पॉलिसी मेकिंग में, जब हमारा देश कोई पॉलिसी बना रहा हो, तो उसमें कोई भी दूसरे देश का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा करना है हमको, इतना मजबूत बनना है कि कोई दूसरा देश हमको इंटरफेयर नहीं कर पाए। जैसे पाकिस्तान है बेटा, पाकिस्तान ने चाइना से बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है, ठीक है। तो अब पाकिस्तान के ऊपर क्या दबाव है कि वो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बना सकता जो चाइना के फेवर में नहीं हो, है ना, जो चाइना को बुरी लग जाए, ठीक है। तो उसकी हर पॉलिसी में चाइना का इंटरफेरेंस रहता है। तो क्या पाकिस्तान को हम सेल्फ रिलायंस बोल सकते हैं, सेल्फ रिलायंट कंट्री है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी पॉलिसी मेकिंग में चाइना का सीधा इंटरफेरेंस रहता है, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस इंप्लाइज 2 थिंग्स, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस एंड टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। बेटा एक चीज और है ना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट, क्या ये दोनों सेम चीजें होती हैं? ऐसा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। तो सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट क्या दोनों सेम ही चीज है? नहीं बेटा, सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट दोनों सेम चीज नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। एक देश तब सेल्फ सफिशिएंट कहा जाएगा जब उसको यूज होने वाले गुड्स है ना, जो उसके कंजप्शन गुड्स हैं, वो उनको प्रोड्यूस करने में कैपेबल है, वो किसी और देश पे अपनी बेसिक नीड्स के लिए डिपेंड नहीं है, तो वो देश क्या हो जाएगा? सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। पर जैसे मैंने पाकिस्तान का एग्जांपल दिया, हो सकता है कि पाकिस्तान फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो, कि उसको जो फूड ग्रेन्स लग रहे हैं, जितने भी यूज हो रहे हैं, कंजप्शन हो रहे हैं,
वो खुद वो उसको प्रोड्यूस कर लेता है। तो पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट तो है, पर उसके देश की पॉलिसी मेकिंग में किस देश का इंटरफेरेंस है? चाइना का इंटरफेरेंस। तो क्या वो सेल्फ रिलायंट होगा? नहीं। तो पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट तो है बट सेल्फ रिलायंट नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट का मतलब आपको समझ में आया होगा। बेटा ये सेल्फ रिलायंस वर्ड जहां दिख जाए वहां ये दो पॉइंट लिखने हैं, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस एंड टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा, चलो बेटा दो क्वेश्चन मुझे जो सेल्फ रिलायंस के ऊपर अच्छे लगे वो ये हैं कि डिस्कस द रैशनल बिहाइंड चूजिंग सेल्फ रिलायंस एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, डिस्कस द रैशनल बिहाइंड चूजिंग सेल्फ रिलायंस एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, कि सेल्फ रिलायंस को चूज करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था सेल्फ रिलायंस के पीछे? दो चीजें थी, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस एंड टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। बेटा ये इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन। ठीक है, और एक और चीज, सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट आर वन एंड द सेम थिंग, डिफेंड और रिफ्यूट। इस स्टेटमेंट को डिफेंड या रिफ्यूट करना है। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट दोनों सेम चीजें नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ग्रोथ, हमने मॉडर्नाइजेशन पढ़ा, हमने इक्विटी पढ़ा, हमने सेल्फ रिलायंस पढ़ा, और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है बेटा 5 ईयर प्लान का वो है ग्रोथ। बेटा ग्रोथ का मतलब, कहीं भी इकोनॉमिक्स में अगर ग्रोथ आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अगर वो बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे कि एक देश ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ का मतलब यहाँ पे भी सेम है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ने ये सोचा कि हमें देश को इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, हमारे देश को इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, तो क्या करना है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब बेटा इस ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां से सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, वो है जॉबलेस ग्रोथ। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जॉबलेस ग्रोथ। बेटा जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या? बेटा जॉबलेस को छोड़ो, आपको ग्रोथ का मतलब समझ में आया है ना, कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन क्या करना है? बढ़ाना है। ठीक है, लेकिन एक जो कंट्री आज हमारी इंडिया में, जो कंट्री में प्रॉब्लम चल रही है वो है जॉबलेस ग्रोथ। मतलब हमारे देश ग्रोथ तो कर रहा है, जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन जॉब्स की उतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पा रही। तो जॉबलेस ग्रोथ कैसी सिचुएशन है? A situation where there is increase in production of goods and services but there is no proportionate increase in job opportunities in the economy। एक देश फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो बढ़ा रहा है पर उतने अमाउंट में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट हो पा रही है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। अच्छा, जॉबलेस ग्रोथ का कारण क्या है? क्यों हो रही होगी ग्रोथ? ग्रोथ इज मेनली ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन हो रहा है और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, लेबर इंटेंसिव से होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लेकिन यहाँ पे किस वजह से हो रहा है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी को यूज करके ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चल बेटा एक क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रोथ विथ इक्विटी, मैंने पूरा नहीं लिखा है उसको, कि हमारे देश को ग्रोथ विथ इक्विटी चाहिए, मतलब कि हमें ग्रोथ तो करना है। ठीक है, ग्रो तो करना है, ग्रो का मतलब हमारी जीडीपी बढ़ाना, जीडीपी इंक्रीज तो करना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़े, हम ये चाहते हैं, लेकिन उस ग्रोथ का जो फायदा है वो लास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचना चाहिए। ग्रोथ का फायदा लास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिच लोग रिचर होते जा रहे हैं, पुअर लोग पुअर होते जा रहे हैं। ठीक है,
तो उन दोनों के बीच में जो इनइक्वालिटी है वो बढ़नी नहीं चाहिए, वो कम होना चाहिए। तो हमें ग्रोथ करना है, बट दैट बेनिफिट, द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ शुड रीच टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है बेटा, तो इक्विटी, ग्रोथ विद इक्विटी का क्वेश्चन आएगा तो कैसे डील करेंगे, पहले ग्रोथ समझा देना 2-4 लाइन में, फिर इक्विटी समझा देना 2-3 लाइन में, और उसके बाद हेडिंग डालना कि यस आवर कंट्री नीड्स ग्रोथ विद इक्विटी, कि हमें क्या चाहिए कि ग्रोथ तो करनी है बट बेनिफिट शुड रीच टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा लैंड रिफॉर्म्स। बेटा लैंड रिफॉर्म्स मैंने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जब आपको पढ़ाया था तब आपको सेक्टर वाइज बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्रिटिशर्स ने क्या किया। तो 1950 टू 1990 जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट लाने के लिए क्या क्या चीजें करी, इस चैप्टर को भी हम लोग सेक्टर वाइज ही पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सबसे पहली चीज इंप्रूवमेंट के लिए की गई वो थी लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब कि जो जमीन में कानून लाए, जो ब्रिटिशर्स ने कानून बनाए हुए थे उनमें क्या बदलाव किए गए पॉलिसी मेकर्स द्वारा टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो लाए वो लैंड रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है बेटा, बदलाव, चेंज। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स में 2 कानून आए। पहला आया एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज का मतलब, इंटरमीडियरी कौन थे बेटा, जमींदार, किसके बीच में, ब्रिटिशर्स और पीसेंट्स के बीच में। ठीक है, तो उस जमींदारी सिस्टम को खत्म किया, पॉलिसी मेकर्स ने क्या किया, उस जमींदारी सिस्टम को खत्म किया। ठीक है, तो एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी का मतलब टू मेक टिलर्स द ऑनर ऑफ सॉइल। ठीक है, कि अगर पॉलिसी मेकर्स ने सोचा कि अगर हमें एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट लाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा कि जो उस जमीन पे खेती कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो उस जमीन पे खेती कर रहे हैं टिलर्स, उनको हम लोग क्या कर दें, ऑनर्स बना दें। ठीक है, उस जमीन का ऑनर बना दें ताकि अब जब वो खुद मालिक बन जाएगा तब और ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो टू मेक टिलर्स द ऑनर ऑफ सॉइल। और इस एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी के पीछे पर्पस क्या था बेटा, एक चीज याद रखना, सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है आजकल। ठीक है, वो नहीं पूछेगा कि लैंड रिफॉर्म कानून बता दो डायरेक्ट, नहीं, वो पूछेगा कि एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी इसके पीछे पर्पस क्या था। तो एक चीज याद रखना, हर टॉपिक को डिटेल में पार्ट वाइज, है ना, टॉपिक वाइज और पार्ट वाइज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्पस क्या था एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी के पीछे, टू इंसेंटिवाइज फार्मर टू मेक इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। मतलब फार्मर्स को एनकरेज किया जाए, इंसेंटिव दिया जाए कि आप अब क्या करो, एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट लाओ। कैसे, उनको मालिक बना देंगे तो अब वो अपनी जमीन पे क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो किसका प्रॉफिट होगा, खुद फार्मर का प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। बेटा पॉलिसी मेकर्स को क्या करना था, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी। तो बढ़ाने के लिए क्या किया गया, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी। इसके पीछे पर्पस क्या थे, ये 2 थे। ठीक है, अब दूसरा कानून क्या आया, लैंड सीलिंग। बेटा लैंड सीलिंग का मतलब टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड विच अ पर्सन कैन होल्ड। मतलब कि कानून क्या लाया गया सरकार द्वारा, पॉलिसी मेकर्स द्वारा, कि एक पर्सन के नाम पे इससे ज्यादा जमीन नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जमींदारी सिस्टम में वो पूरा गांव किसके नाम पे था, जमींदार के नाम पे। तो जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया और ये कानून भी लाया गया कि एक पर्सन के नाम पे इससे ज्यादा जमीन नहीं हो सकती। अगर उससे ज्यादा जमीन हुई तो वो जो एक्स्ट्रा जमीन है ना, एक्स्ट्रा जमीन है वो उससे लेके, उस पर्सन से लेके सरकार क्या करेगी, पूरे गांव में या मार्जिनल और पुअर फार्मर्स को बांट देगी। ठीक है, तो लैंड सीलिंग का मतलब टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड विच अ पर्सन कैन होल्ड। और इसके पीछे पर्पस क्या था, टू प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर, है ना, कि जो अमीर और गरीब लोगों के बीच में जो इम्बैलेंस है, जो इनइक्वालिटीज है, उसको कम किया जाए। कैसे, ये बेटा ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है सीबीएसई में कि लैंड सीलिंग प्रमोट्स इक्विटी इन एग्रीकल्चर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट,
ठीक है। तो लैंड सीलिंग का जो पर्पस था वो क्या था, इक्विटी को प्रमोट करना था। कैसे, क्योंकि एक थ्रेशहोल्ड लिमिट के बाद अगर कोई पर्सन के नाम पे जमीन है तो वो जमीन उससे सरकार लेके और किसको बांट देगी, पुअर और मार्जिनल फार्मर्स को बांट देगी। ठीक है, तो ये थे लैंड रिफॉर्म्स दोनों और उनके पर्पस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो पर्पस था कि इक्विटी को प्रमोट करना है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ये सारा क्यों, मेनली इक्विटी को प्रमोट करना लैंड सीलिंग का पर्पस था। लेकिन वो पर्पस क्या फुलफिल हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसके रीजंस जानते हैं बेटा। ठीक है, कि जो इक्विटी का पर्पस था वो क्यों फुलफिल नहीं हुआ। बिकॉज पहला रीजन ये कि देयर वाज लूप होल्स इन लेजिस्लेशन। लूप होल्स इन लेजिस्लेशन का मतलब कि जो उन्होंने, सरकार ने, जो पॉलिसी मेकर्स ने कानून बनाया था उसमें लूप होल्स थे। लूप होल्स का मतलब क्या, कमियां। ठीक है, लूप होल्स का मतलब क्या होता है बेटा, उसमें बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, कमियां है ना, शायद चंद्रबिंदु भी आएगा। ठीक है, कमियां थी। ठीक है, अब उन कमियों की वजह से वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पाया। सेकंड, जमींदार्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द लॉ एंड the time of protest was used to transfer the ownership of land to relatives। बेटा हुआ क्या कि जैसे ये कानून आया तो सारे जमींदार्स ने क्या किया, प्रोटेस्ट कर दिया। अब प्रोटेस्ट कर दिया और जब प्रोटेस्ट किया तो ये जो प्रोटेस्ट वाला टाइम था उन्होंने बहुत चालाकी से क्या किया, उस प्रोटेस्ट वाले टाइम को कैसे यूज किया उन्होंने वो जो जमीन थी एक्स्ट्रा वो अपने रिलेटिव्स के नाम पे करवा दी कि ठीक है हमारे नाम पे नहीं हो सकती लेकिन हमारे रिलेटिव्स के नाम पे हो सकती है, पत्नी के नाम पे हो सकती है, बच्चों के नाम पे हो सकती है, चाचा मामा अंकल, इन सब में डिवाइड कर दी वो ज़मीन। ठीक है, तो इस वजह से ये जो पर्पस था ये फुलफिल नहीं हो पाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो बेटा, लैंड रिफॉर्म्स में आपने सब कुछ पढ़ा। लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं, क्या पर्पस है, क्यों वो पर्पस फुलफिल नहीं हुआ, इससे बाहर सीबीएसई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी या इंप्रूवमेंट लाने के लिए जो सेकंड चीज की गई वो थी ग्रीन रिवॉल्यूशन। पहली चीज हमने क्या देखी, लैंड रिफॉर्म्स, और अब हम पढ़ेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी एक एक टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन था क्या। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बाय यूजिंग HYV सीड्स। ठीक है, इसमें क्या किया गया, HYV सीड्स का यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, किसके, फूड ग्रेन्स के। ठीक है, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत अच्छी चीज थी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ला के और प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे पॉलिसी मेकर्स। लेकिन कंडीशंस टू गेट सक्सेस, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब सक्सेस होगा, कौन कौन सी कंडीशन थी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को अगर सक्सेसफुल करना है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। पहला, रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटी। इसका मतलब कि बेटा ये जो HYV सीड्स होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, पानी बहुत ज़्यादा और टाइमली चाहिए रहता है इनको। तो अगर हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, है ना। ऐसी जगहों को चुनना पड़ेगा जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी मात्रा में, अच्छे अमाउंट में है। ठीक है, सेकंड चीज, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। बेटा ये HYV सीड्स क्या है, बहुत जल्दी इन फसलों में क्या रहते हैं, कीड़े लग जाते हैं, पेस्ट, है ना। पेस्टिसाइड्स का यूज ज्यादा करना पड़ेगा अगर इन फसलों को मतलब कीड़ों से बचाना है तो पेस्टिसाइड्स का यूज ज्यादा करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इनका यूज ज्यादा करना पड़ेगा। तो ज्यादा करना पड़ेगा तो अपने ऑब्वियसली पैसा ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो कंडीशंस टू गेट सक्सेस, ग्रीन रिवॉल्यूशन को अगर सक्सेसफुल बनाना था पॉलिसी मेकर्स को, तो उनके सामने क्या कंडीशंस थी, रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज एंड मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये थी कंडीशंस। अब देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व थे। ठीक है, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो पहली, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। मैंने अभी बताया कि ये जो HYV सीड्स हैं, इनसे जो फसल उग रही है वो क्या है, पेस्ट अटैक के लिए बहुत ज्यादा प्रोन है, मतलब उसमें कीड़े लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है।
तो अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया और एक फार्मर्स ने अगर अपना सारा पैसा HYV सीड्स में इन्वेस्ट कर दिया और उसके फार्म को पेस्ट अटैक मतलब कीड़ों ने अटैक कर दिया, तो उसकी सारी फसल क्या हो जाएगी बेटा, बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो पहला रिस्क ये था कि रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सेकेंड, रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग इनकम इनइक्वालिटी। बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन को सक्सेस होना है तो कौन सी दो कंडीशन, रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटी एंड मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए फायदेमंद था, जिसके पास ऑलरेडी अच्छे अमाउंट में पैसा है, मतलब जो रिच फार्मर्स हैं। अब रिच फार्मर्स हैं उनके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा इन सीड्स को यूज करके, और उनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज भी हैं और उनके पास पैसा तो है ही, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो गरीब किसान है ना, गरीब किसान के पास उतना पैसा नहीं है कि वो HYV सीड्स को खरीद के और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएगा पेस्टिसाइड्स और, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि रिच और पुअर के बीच में जो इनकम इनइक्वालिटी है वो और ज्यादा बढ़ने का खतरा था। ठीक है, तो ये दो रिस्क इन्वॉल्व थे बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन में, और ये दो कंडीशन थी कि उसको किस तरीके से सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन पे दो और टॉपिक हमने क्या देखा, कंडीशंस एंड रिस्क इन्वॉल्व। अब देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या इफेक्ट पड़े इंडियन इकोनॉमी पे, ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या कंट्रीब्यूशन, क्या बेनिफिट, क्या इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो पहला इफेक्ट था अटेनेबल मार्केटेबल सरप्लस। बेटा सबसे पहला कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इंडिया में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज हो गया तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कंजप्शन के अलावा उस क्रॉप्स को, उन फूड ग्रेन्स को मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया। तो हर किसान के पास क्या होने लग गया, मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है कि वो पोर्शन आपकी क्रॉप्स का, वो पोर्शन जो आप मार्केट में बेचने को देख रहे हो। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द क्रॉप्स विच अ फार्मर इज रेडी टू सेल इन द मार्केट। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, हमारी इकोनॉमी में मार्केटेबल सरप्लस होने लगा। सेकंड, बफर स्टॉक। बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा, और वो जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा है ना, तो बढ़ा तो क्या किया सरकार ने, उसका बफर स्टॉक कर दिया। बफर स्टॉक का मतलब उसको स्टॉक में रख लिया, जो एक्स्ट्रा सप्लाई हो रही थी मार्केट में उसको स्टॉक में रख लिया, ताकि अगर अगले सालों में फसल खराब हो तो वो स्टॉक को मार्केट में उतार के प्राइजेस को काउंटर या प्राइजेस को स्टेबल कर पाए। ठीक है, तो इसका मतलब बफर स्टॉक। और ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था बेटा इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में। क्यों, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हम लोग क्या हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए। ठीक है, और लास्ट जो इफेक्ट पड़ा वो पड़ा कि लो इनकम ग्रुप्स को बहुत बेनिफिट मिला ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ठीक है, अब कैसे पड़ा ये भी CBSE ने पूछा हुआ है ना। मैंने बोला ना कि CBSE डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, उसने क्या क्वेश्चन पूछा, हाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन बेनिफिटेड टू लो इनकम ग्रुप्स, इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, सबको पता है, बच्चे ये पढ़ के जाते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने लो इनकम ग्रुप्स को बेनिफिट पहुंचाया। उसने क्या पूछ लिया कि कैसे पहुंचाया ये बताओ। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि हाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन बेनिफिटेड टू लो इनकम ग्रुप्स। ठीक है, पहली चीज कि अगर जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, मैंने है ना एरो वाइज समझा दिया है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। और जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो उन फूड ग्रेन्स की सप्लाई भी मार्केट में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और जब सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ जाती है तो रेट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, सप्लाई बढ़ती है तो रेट क्या हो जाते हैं बेटा, कम हो जाते हैं। तो जैसे ही फूड ग्रेन्स की सप्लाई बढ़ी तो उसके रेट क्या हो गए, कम हो गए। और रेट कम हुए तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, लो इनकम ग्रुप्स को हुआ, क्योंकि अब उनको अपनी इनकम का कम पोर्शन खर्च करना पड़ रहा था फूड ग्रेन्स को खरीदने में। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन ने किसको बेनिफिट किया, लो इनकम ग्रुप्स को। ठीक है बेटा, चलो बेटा आपको कुछ भी स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, कुछ भी नोट नहीं करना है। ठीक है, ये सारी स्लाइड्स मैं टेलीग्राम चैनल पे
शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल में जाके और इनको डाउनलोड कर लेना। लिखने में टाइम वेस्ट मत करो बेटा, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्सिडीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया और ये सब्सिडीज क्या है, बहुत हॉट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इंडिया की राजनीति में सब्सिडी देना अब एक कल्चर बन गया है ना। सब लोग फ्री बांट रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी फ्री बांट रहे हैं, है ना, कांग्रेस फ्री बांट रही है, बीजेपी फ्री बांट रही है। तो ये जो फ्रीबीज का कल्चर चल रहा है, इसके ऊपर हो सकता है सीबीएसई इस साल क्वेश्चन पूछे, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्वेश्चन सब्सिडीज के ऊपर पूछा गया था। तो सब्सिडीज के ऊपर जो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ये है कि उसके फेवर और अगेंस्ट में पॉइंट्स लिखो, ठीक है, वो देख लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन बताऊंगा। तो सब्सिडीज के फेवर में, है ना, जो इकोनॉमिस्ट सब्सिडीज के फेवर में बात बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल सब्सिडीज की बात हो रही है, ठीक है, कि सब्सिडीज देना क्यों जरूरी है। क्योंकि फार्मिंग क्या है, एक रिस्की बिजनेस है। इंडिया में फार्मिंग क्या है, एक बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस है। क्यों? क्योंकि फार्मिंग किस पे डिपेंड है, मॉनसून पे डिपेंड है, और मॉनसून बहुत अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो फार्मिंग क्या है बेटा, बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस है, इस वजह से सब्सिडीज देना जरूरी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं इन फेवर ऑफ सब्सिडी, कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो फार्मर्स हैं वो क्या है, पुअर और मार्जिनल फार्मर्स हैं। मतलब इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो क्या है, ज्यादातर कौन है, पुअर और मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो इनको सब्सिडीज देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट कि इट रिड्यूसेस इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। बेटा ऑब्वियस सी बात है कि जो इंडिया में मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हैं वो पुअर और मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है। अगर इनको सब्सिडी नहीं मिली तो इनके और रिच फार्मर्स के बीच में जो इनकम इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा और बढ़ जाएगी। तो सब्सिडीज दे के हम लोग पुअर और मार्जिनल फार्मर्स को क्या कर सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं, उनको स्ट्रांग बना सकते हैं कि आप भी क्या करो, अपनी इनकम को बढ़ाओ, ताकि ये जो गैप है ये कम हो सके, ठीक है। तो पॉइंट्स इन फेवर ऑफ सब्सिडीज। अब देखते हैं पॉइंट्स इन अगेंस्ट ऑफ सब्सिडीज, ठीक है। सब्सिडीज के अगेंस्ट में जो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं वो इन पॉइंट्स पे डिबेट करते हैं, ठीक है। पहला कि सब्सिडीज आर ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट, कि सब्सिडीज की वजह से गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पैसा सब्सिडीज देने में चला जाता है, जो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, ठीक है। तो पहला पॉइंट। सेकंड, इट डज नॉट बेनिफिटेड टू टारगेट ग्रुप। बेटा सब्सिडीज का बेनिफिट है ना, ये देखा गया है कि सब्सिडीज का बेनिफिट जो है वो एक्चुअल जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको नहीं मिलते हुए कुछ और लोगों को मिल जाता है जिनको सब्सिडीज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे टारगेट ग्रुप का मतलब क्या है कि सब्सिडीज का फायदा पुअर और मार्जिनल फार्मर्स ने कम उठाया है, रिच फार्मर्स को ज्यादा सब्सिडीज मिल गई है, ठीक है। वो इस तरीके से कि बेटा लूप होल्स रहते हैं, तो क्या करते हैं रिच फार्मर्स भी क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स या कोई भी सब्सिडी मिल रही है तो उसका फायदा रिच फार्मर्स भी उठाते हैं, जो टारगेट ग्रुप के लिए नहीं जाता और रिच फार्मर्स को मिल जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, आफ्टर एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी सब्सिडीज शुड बी एलिमिनेटेड। बेटा जो अगेंस्ट में है वो ये बोलते हैं कि आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन पे जो सब्सिडीज दी थी वो किस लिए दी थी, कि एक फार्मर क्या करे, HYV सीड्स जो नई टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में उसको अपनाए, ठीक है। एक बार उसने जब अपना लिया और उसको उसका बेनिफिट पता चल गया तो क्या करना चाहिए, उन सब्सिडीज को अब हटा देना चाहिए, क्योंकि अब वो उस नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर चुका है और हैबिचुअल हो चुका है, ठीक है। लेकिन क्या होता है एग्रीकल्चर में सब्सिडीज कंटिन्यूएशन में चलती रहती है आज़ादी के बाद। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे फार्मर्स को एक वोट बैंक की तरह देखा जाता है बेटा, ठीक है। तो ये थे हमारे सब्सिडीज के पॉइंट्स इन फेवर और पॉइंट्स इन अगेंस्ट। लास्ट ईयर यहाँ से ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था। इस साल जो क्वेश्चन आ सकता है, जो मुझे लगता है कि इस साल आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सिडीज मे लीड टू वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज जस्टिफाई, ठीक है, कि सब्सिडीज देने से हो सकता है रिसोर्सेज का वेस्टेज बढ़ जाए, इसको आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। कैसे जस्टिफाई करेंगे बेटा, सबसे पहले तो सब्सिडीज की डेफिनेशन लिख देना, ठीक है, कि ये क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे, हेडिंग डालना कि सब्सिडीज में लीड टू वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज इन द फॉलोइंग वेज। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, जो वाटर सब्सिडी मिल रही है,
जो फार्मर्स को वाटर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर स्कैर्स रीजन में भी, वाटर स्कैर्स रीजन में भी फार्मर्स क्या कर रहे हैं, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, वाटर सब्सिडी की वजह से वाटर स्कैर्स रीजन मतलब जहां पे पानी की कमी है उस एरिया में भी लोग क्या कर रहे हैं, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ा मिसयूज है वाटर सब्सिडी का। ठीक है, सेकेंड चीज, पेस्टिसाइड्स पे जो सब्सिडी मिल रही है, पेस्टिसाइड्स सब्सिडी, ठीक है, जो गवर्नमेंट पेस्टिसाइड सब्सिडी दे रही है हमारे फार्मर्स को, तो फार्मर्स उसका मिसयूज कैसे कर रहे हैं बेटा, कि पेस्टिसाइड्स मिल रहे हैं, अब पेस्टिसाइड मिल रहे हैं तो फार्मर्स को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में छीट देते हैं वो पेस्टिसाइड्स। क्यों? क्योंकि उनको बहुत कम दाम में मिल रहे हैं। ठीक है, फ्री में या कम दाम में मिल रहे हैं, तो उसका वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, प्लस लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, रिवर पॉल्यूट हो रही है बेटा। ठीक है, रिवर कैसे पॉल्यूट हो रही है कि ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये पानी में मिलके, और वो पानी कहाँ पे जा रहा है, पानी वो नदियों में मिल जा रहा है, तो वो नदियाँ भी फिर क्या हो रही हैं, पॉल्यूट हो रही है, और हमारे एक्वेटिक एनिमल्स भी उस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी। जो फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दी जा रही है उसका भी बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहे हैं फार्मर्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी मतलब उनको बिल पे छूट है ना, बिल पे छूट है, तो वो क्या कर रहे हैं, ओवर कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, ओवर कंजप्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, और मुझे लगता है बेटा कि ये क्वेश्चन आपको 19 मार्च के पेपर में आने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी, लैंड रिफॉर्म्स देखे, उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन देखे, और जो जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे टॉपिक्स को कवर करवाए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, सब्सिडीज के फेवर और अगेंस्ट वाले पॉइंट्स, और एक और क्वेश्चन करवाया। अब बात करते हैं बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर की। ठीक है, 1 मिनट में पानी पी लेता हूं। अब बात करते हैं बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 1950 से 1990 के बीच में पॉलिसी मेकर्स ने क्या पॉलिसी को अपनाया, तो सबसे पहली चीज उन्होंने अपनाया लाइसेंस राज पॉलिसी। लाइसेंस राज पॉलिसी क्या थी, ध्यान से सुनना। लाइसेंस राज पॉलिसी का मतलब कि अगर किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी प्राइवेट, अगर कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, उसको अगर इंडस्ट्री सेटअप करना है तो उसको क्या चाहिए, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है ना। लाइसेंस राज पॉलिसी मतलब उनको हर चीज के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी। जैसे टू इस्टेब्लिश का मतलब अगर कोई इंडस्ट्री एक पर्सन को इस्टेब्लिश करना है तो भी उसको लाइसेंस चाहिए। टू ग्रो एंड एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग वन, इसका मतलब क्या कि अगर आपकी ऑलरेडी इंडस्ट्री है और उसको आपको ग्रो करना है या एक्सपैंड करना है, ठीक है, ग्रो करना है या एक्सपैंड करना है, उसके लिए भी क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, किससे, गवर्नमेंट से। या फिर टू डाइवर्सिफाई, अगर आपको डाइवर्सिफाई भी करना है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को बढ़ाना है, ठीक है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को अगर बढ़ाना है तो भी क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। इसे कहते हैं बेटा लाइसेंस राज पॉलिसी, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे इंप्लीमेंट करी हुई थी कब, 1950 से 1990 में। ठीक है, और क्या था, अच्छा इसका एम क्या था ये भी पूछ लिया जाता है कि लाइसेंस राज पॉलिसी का एम क्या था। एम क्या था बेटा, टू कंट्रोल एंड मॉनिटर द प्राइवेट इंडस्ट्रीज, की प्राइवेट इंडस्ट्रीज बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, है ना, ब्रिटिशर्स के राज से पहले क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ब्रिटेन से, और उसने फिर एक मोनोपोली बना ली, और उस मोनोपोली के कारण हमें क्या करना पड़ा, ब्रिटेन का गुलाम होना पड़ा। तो जो पॉलिसी मेकर्स थे उनके दिमाग में एक डर था
कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई प्राइवेट इंडस्ट्री मोनोपोली बना ले, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इस लाइसेंस राज पॉलिसी को लागू किया, ठीक है। क्यों? टू कंट्रोल एंड मॉनिटर प्राइवेट इंडस्ट्रीज, कि प्राइवेट इंडस्ट्री को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए क्या किया उन्होंने, लाइसेंस राज पॉलिसी बनाई। और क्या हुआ? टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस, कि जो रीजन टू रीजन वेरिएशन है, कि ये रीजन डेवलप है, ये रीजन अंडर डेवलप है, उन रीजन में डिस्पैरिटी जो है वो कम हो, है ना, डिस्पैरिटी कम हो, इस वजह से भी लाइसेंस राज पॉलिसी लाई गई। बेटा आप सोच रहे होंगे कि इसमें इसका क्या रोल। बेटा अगर कोई पर्सन किसी बैकवर्ड एरिया में अगर इंडस्ट्री का सेटअप करना चाहता है ना, उस टाइम पे ये हुआ कि अगर कोई पर्सन बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री का सेटअप करना चाहता है तो उसको इजीली लाइसेंस मिल जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से लाइसेंस राज पॉलिसी क्या थी, रीजनल इम्बैलेंस को कम करने के लिए लाई गई थी, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है सीबीएसई ने। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो थर्ड चीज थी, है ना, वो थी कि 1950 टू 1990 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो लीडिंग रोल दिया गया वो पब्लिक सेक्टर को दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया गया। किसको दिया गया? पब्लिक सेक्टर को जिम्मेदारी दी गई कि आप इंडिया को इंडस्ट्रियल रूप से डेवलप करो, ठीक है। तो क्यों दिया गया, ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है सीबीएसई ने। तो क्यों दिया गया था बेटा? इन 3 कारणों की वजह से। पहला, लैक ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर्स, मतलब कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, अभी देश आज़ाद हुआ था बेटा, ब्रिटेन ने बहुत पैसा लूट लिया था इंडिया से, ठीक है। तो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था उसके पास जो कैपिटल थी उसकी बहुत ज़्यादा कमी थी, इसलिए क्या किया गया, पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दिया गया, कि पब्लिक सेक्टर को जिम्मेदारी दी गई कि आपको डेवलप करना है, ठीक है। सेकेंड रीजन क्या था? लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। जो हमारे, एक तो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा कम था, दूसरा कि प्राइवेट सेक्टर के पास कोई इंसेंटिव नहीं था, मतलब कोई मोटिवेशन नहीं था कि क्यों इंडस्ट्री डालें। उनको ये मतलब उनको मोटिवेशन नहीं था कि इंडस्ट्री क्यों डाली जाए। बेटा गरीब देश था, है ना, पैसा था नहीं इकोनॉमी में, तो कोई इंडस्ट्रियल, है ना, कोई मतलब प्राइवेट प्लेयर क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा। जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, इकोनॉमी में अच्छा पैसा होना चाहिए, कि उसके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट बिकेंगे, लोगों के पास पैसा है, लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उनके पास कोई भी इंसेंटिव नहीं था कि इन्वेस्ट किया जाए, इसीलिए लीडिंग रोल किसको दिया गया, पब्लिक सेक्टर को दिया गया। और थर्ड क्या था, सोशल वेलफेयर। बेटा पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल देने के पीछे क्या पर्पस था, कि हमें क्या करना है, सोशल वेलफेयर करना है। अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया तो वो लोगों को ध्यान नहीं रखते हुए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देंगे, इसलिए पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दिया गया कि हमें सोशल वेलफेयर को भी दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक चीज और लाई गई, वो था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। बेटा एक चीज याद रखना, पहला आईपीआर, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब आया था, 1948 में आया था। ये जो पॉलिसी रिजोल्यूशन है ये क्या है, सेकंड है। फर्स्ट कब आया था, 1948 में आया था। ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 1948 में पहला आया था और 1956 में सेकंड, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन क्या था, बहुत ध्यान से समझो बेटा, क्योंकि मुझे लगता है कि 19 मार्च को ये क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाला है, ठीक है। स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी और स्केड्यूल सी, 3 तरीके से 3 कैटेगरी में इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर दिया गया। स्केड्यूल ए में उन इंडस्ट्रीज को रखा गया, है ना, जो एक्सक्लूसिवली रिजर्व है किसके लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए। मतलब लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज रखा गया, है ना, कि इन इंडस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ कौन ओपन कर सकता है या कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज के नाम लिखे गए जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेगा, पब्लिक सेक्टर, ठीक है। वो उसमें प्राइवेट प्लेयर्स का कोई भी लेना देना नहीं है, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो इंडस्ट्री ओपन नहीं कर सकते। स्केड्यूल बी में प्रोग्रेसिवली रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज रखी गई फॉर पब्लिक सेक्टर। किसके लिए, फॉर पब्लिक सेक्टर।
अब एक्सक्लूसिवली और प्रोग्रेसिवली इसका मतलब क्या हुआ? एक्सक्लूसिवली का मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर का ही इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन होगा। प्रोग्रेसिवली रिजर्व्ड का मतलब कि इसमें जो पार्टिसिपेशन है ना, जो पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर का होगा, पर पब्लिक सेक्टर चाहे तो उस इंडस्ट्री को वो क्या कर सकता है, रेंट पे दे सकता है, लीज पे दे सकता है। जैसे माइनिंग है ना, जैसे माइनिंग वगैरह, माइनिंग सेक्टर जो है कि कोल की माइंस हैं, खदान है, तो पब्लिक सेक्टर के अंडर ही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकता है, किसी प्राइवेट प्लेयर को लीज पे दे सकता है कि 1 साल के लिए खदान हम आपको रेंट पे देते हैं, आप हमको रेंट देते रहना और आप उसमें से माइनिंग कर सकते हो। तो प्रोग्रेसिवली रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज को स्केड्यूल बी में रखा गया, ठीक है। और थर्ड स्केड्यूल सी में किसको रखा गया? वो सारी इंडस्ट्रीज जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं या उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो स्केड्यूल ए में एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड, स्केड्यूल बी में प्रोग्रेसिवली रिजर्व्ड और स्केड्यूल सी में क्या किया गया, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को रखा गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बेटा ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इग्नोर्ड टॉपिक है। क्या है? इग्नोर्ड टॉपिक है, और सीबीएसई इग्नोर्ड टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। या जब पेपर टफ बनाते हैं तो सीबीएसई क्या करता है बेटा कि इग्नोर्ड टॉपिक से उठा के और क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अब सबसे पहले ये समझो कि ये जो है, ये जो चीजें हैं, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सी? ये जो ऊपर लिखी है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको कहते हैं बेटा? इसमें ना चेंज होता रहता है, जो लिमिट है वो चेंज होती रहती है, बट करंट लिमिट क्या चल रही है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब वो इंडस्ट्री जिसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी हो, 10 करोड़। मतलब इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक अगर किसी का है तो उस इंडस्ट्री को क्या बोला जाता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, 10 करोड़ तक। और जिन इंडस्ट्रीज का टर्नओवर 50 करोड़ तक है, टर्नओवर का मतलब जितना उसने सेल किया पूरे साल भर में, ठीक है, तो उसने अगर 50 करोड़ तक ही सेल किया है तो वो इंडस्ट्री को हम क्या कह सकते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है? 10 करोड़ और टर्नओवर की लिमिट क्या है? 50 करोड़, ठीक है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इनका क्या इंपॉर्टेंस है बेटा कि जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव नहीं होती है, वो कौन सी होती हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज करती हैं फॉर द प्रोडक्शन। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज करेंगे बेटा तो उनको लेबर लगेगी, और लेबर लगेगी तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इकोनॉमी में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है? मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है अपनी कंट्री में, मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। सेकेंड कि हमारी देश में जितना भी एक्सपोर्ट होता है, हमारे देश से जितने भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं उसमें से 40% कौन सी इंडस्ट्री के हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो हमारे देश का बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन कौन एक्सपोर्ट कर रहा है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसलिए भी ये क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज और की गई थी बेटा इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या किया था? प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिया गया था कि कुछ प्रोडक्ट कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएंगी, ताकि इनको और ज्यादा प्रमोट किया जा सके इकोनॉमी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं बेटा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में जो हमारे पॉलिसी मेकर्स ने स्ट्रैटेजी को अपनाया वो थी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इसका मतलब क्या कि पॉलिसी मेकर्स क्या चाहते थे कि जितने भी फॉरेन गुड्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं उन्हें हम किस चीज से रिप्लेस कर दें? डोमेस्टिक गुड्स से रिप्लेस कर दें। तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या था? रिप्लेस फॉरेन गुड्स विथ डोमेस्टिक गुड्स, ठीक है। उन्होंने ये प्लान बनाया और उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया? बाय
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब वही कि हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को टेक्निकल टर्म्स में क्या बोल सकते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि जो चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हो उसका रिप्लेसमेंट डोमेस्टिक में मतलब अपने यहाँ पे बना के उसको रिप्लेस कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में दो चीजें बेटा, एक है टैरिफ और दूसरा है कोटा। टैरिफ का मतलब बेटा जो भी गुड्स आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो उस पे जो टैक्स लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टैरिफ कहते हैं। और टैरिफ के अलावा जो एक और चीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जिसको इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए जो की जाती है वो है कोटा। कोटा का मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन का मतलब बेटा कि जैसे मान लो कि एक कोई पर्सन है, बिजनेसमैन है, वो चाइना से हर महीने 1000 kg कुछ प्रोडक्ट मंगाता है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि उसके ऊपर क्वांटिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप क्या करो कि एक महीने में अब आप 500 kg से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते हो चाइना से। तो अगर क्वांटिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा के इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जाता है तो उन्हें कहते हैं कोटा। और अगर ज़्यादा टैक्सेस को लगा के इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, टैरिफ, ठीक है। तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या थी, रिप्लेस फॉरेन गुड्स विथ डोमेस्टिक गुड्स। कैसे किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, टैरिफ और कोटा। टी से टैक्स और टी से टैरिफ, क्यू से क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन और क्यू से कोटा, ठीक है। अब इसके पीछे क्या रीजंस थे कि ये स्ट्रैटेजी क्यों अपनाई गई, उसके पीछे क्या कारण थे। रीजंस थे टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। बेटा अभी देश आजाद हुआ था, ठीक है। तो हमारे देश में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, वो इस सिचुएशन में नहीं थी कि वो फॉरेन कंपटीशन को फेस कर पाए, ठीक है। इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सेकेंड, टू रिड्यूस ड्रेन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। बेटा अगर हम लोग इंपोर्ट करते हैं कोई चीज़ तो हमें किस चीज़ में पेमेंट देना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है। तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व ऑलरेडी कम होते जा रहे थे, ठीक है। तो उन्हें बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हम इसको कैसे बचा सकते हैं कि हम लोग कम से कम इंपोर्ट करें। तो इंपोर्ट कम करने के लिए उन्होंने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को अपनाया था, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बेटा क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 1950 से 1990 के बीच में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेकर्स ने अपनाई उसको क्रिटिकली अप्राइज करते हैं। मतलब उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताते हैं और उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, बढ़ गया। वेल डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसका मतलब अंडर ब्रिटिशर्स के राज में बेटा बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बनाते थे हम लोग। कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट की इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। जो पॉलिसी मेकर्स ने जब 1950 से 1990 में जो पॉलिसी अपनाई उसके बाद जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गया, बहुत रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग बनाने लग गए। और थर्ड है प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पॉलिसी मेकर्स ने प्रमोट किया, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो 1950 से 1990 के बीच में अपनाई गई, ठीक है। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, फेल्ड टू डेवलप स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर, कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी फेल हो गई कि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर को नहीं डेवलप कर पाए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर को क्यों नहीं डेवलप कर पाए, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि हमारी डोमेस्टिक गुड्स की खपत डोमेस्टिक मतलब हमारी कंट्री में होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट्स पे भी हम लोग क्या करते थे, टैरिफ लगा देते थे, ठीक है। और सेकंड है एक्सेसिव रेगुलेशन। बेटा एक्सेसिव रेगुलेशन का मतलब बहुत ज़्यादा लाइसेंस पॉलिसी, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिसकी वजह से कोई भी प्राइवेट फर्म है ना इन्वेस्टमेंट करने से पहले 4 बार सोचता था कि यार अगर इन्वेस्टमेंट किया तो पहले ये लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर ग्रो एंड एक्सपैंड के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, बहुत सारे लेबर लॉज भी थे, ठीक है। तो इतने एक्सेसिव रेगुलेशन की वजह से क्या हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो गया और इस वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना ग्रो नहीं कर पाया जितना उसमें पोटेंशियल था, ठीक है। तो ये था क्रिटिकल अप्राइजल और ये था आपके लिए पूरा 1950 टू 1990 चैप्टर 2,
ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बेटा बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, ठीक है। तो अगर आप लाइक कर दोगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है मुझे भी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।